हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुधीर सीरीज का मज़ेदार उपन्यास ओवरडोज का पार्ट 13। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। नहीं पता था, लेकिन अगर नहीं बता चुकी थी तो आगे भी न बता पाए इसका इंतज़ाम उन्होंने कराना था या नहीं कराना था। पट्ठा है, सब पट्ठा है तो सही। मैंने कब कहा कि नहीं है, लेकिन तर्क की कसौटी पर मुकम्मल नहीं तो कदरन खरा उतरता है। आगे बढ़ो। अब आगे क्या बाकी है सिवाय मिर्चू चेलानी के कत्ल के और कातिल के अंजाम के। विनोद बत्रा ने जो किया वो चेलानी की सूरत में बलि का बकरा पेश करने के लिए किया। ड्रग ट्रेड की जिम्मेदारी उसके सिर थोपने के लिए किया। और बिग बॉस ने विनोद बत्रा के साथ जो किया था या कराया वो उसे अपने लिए सिक्योरिटी समझकर दिया। रेड ड्रैगन क्लब और अपने बीच की कड़ी तोड़ने के लिए किया हूँ। नार्कोटिक्स ट्रेड के बिग बॉस के लिए ज़रूर ये भी चिंता का विषय था कि अनीता जोशी के कत्ल के बाद मिर्चू चेलानी और रेड ड्रैगन क्लब पर कुछ ज़्यादा ही फोकस बनता जा रहा था। और ये बात तब तक खामोशी से चलते धंधे के लिए बैड न्यूज़ थी। इसलिए हो सकता है कि असल बात ये फोकस डाइवर्ट करने के लिए उसने वो खून खराबा ज़रूरी समझा हो। दूसरे हो सकता है अनीता जोशी के कत्ल को बिग बॉस की जानकारी या इजाज़त के बिना अंजाम दिया गया हो और ये बात बिग बॉस को नागवार गुजरी हो। उसे विनोद बत्रा का वो कदम गैर जिम्मेदाराना और फंसाऊ लगा हो। नतीजन हो सकता है कि विनोद बत्रा का पत्ता साफ करने का फैसला पहले ही हो चुका हो, लेकिन उस काम को अंजाम देने का मुनासिब वक्त तब आया समझा गया हो ताकि सिलसिला एक पन तो काज जैसा बन पाता। हो सकता है सिक्का बोला अंडरवर्ल्ड में ऐसी डबल किलिंग्स का रिवाज है। सो देयर कुछ क्षण खामोशी रही, जिसको मैंने इस बात का संकेत माना था कि उस सिलसिले में और कुछ कहना बाकी नहीं था। डिम्पल कोठारी के बाबत फिर मैं सिक्का से संबोधित हुआ। कोई बात तुम भी बताने वाले थे? हाँ, वो बोला। उसका किरदार तुम्हें कुछ उलझा हुआ नहीं जान पड़ता? उलझा हुआ, रहस्य की परतों में लिपटा हुआ। ऐसा ही रहा होगा थोड़ा बहुत, तभी तो भरी जवानी में जान से गई। कोई आम लड़की कहीं ऐसी मौत मरती है, वो भी एक पहलू है। मैं ये कहना चाहता था कि मोटे तौर पर देखा जाए तो उसमें कोई खासियत नहीं थी, लेकिन फिर भी थी। अगर पहेलियाँ बुझा रहे हो तो सही जा रहे हो। इस काम के लिए बेहतरीन वक्त सुबह 4 बजे का ही होता है। वो बारबाला थी, जैसे पहले ये बात किसी को मालूम नहीं थी। अरे सुनो तो सही, बारबालाओं को अमूमन क्या समझा जाता है? इजी, चालू। हाँ, हर कोई यही समझता है, लेकिन हमारी ऑफिसर सारिका सक्सेना ऐसा नहीं समझती थी। मैं संभल कर बैठा। अच्छा, मैं बोला। हाँ, पहले दिन से ही उस लड़की के बारे में सारिका की ये रीडिंग थी कि उसमें ऐसा कुछ था जो खास था, हटके था, गैर मामूली था। उसने महकमे को खास दरख्वास्त भेजी थी कि उस लड़की की बैकग्राउंड को टटोला जाए। हमने ऐसा किया था, लेकिन वक्त ही बर्बाद हुआ था। हाथ कुछ नहीं आया था। उसका कहीं कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिला था।
लेकिन वो कोई हैरानी की बात नहीं थी। रिकॉर्ड के लिए सारे हिंदुस्तान को नहीं टटोला जा सकता। वो किसी दूर दराज जगह से आई हो तो उसकी बाबत सब छुपा रह सकता था। नया शहर, नया नाम, नई इंट्रोडक्शन, मतलब पीछे सब काला पर्दा। तुम समझे मेरी बात? हाँ, हमने सारिका को ये सब बोला था, लेकिन वो आश्वस्त नहीं हुई थी। उसका तब भी यही कहना था कि लड़की की गुज़श्ता ज़िंदगी में खास कुछ था। हमारी तरफ से कोई पसंदीदा रिपोर्ट न मिलने पर उसने खुद उस बाबत कुछ करने का फैसला किया था। क्या किया था? वो डिम्पल की गैर मौजूदगी में चुपचाप उसके फ्लैट में घुसी थी और उसने बड़ी बारीकी से वहाँ की तलाशी ली थी, हर चीज़ टटोली थी। अपने उस अभियान से उसने ये नतीजा निकाला था कि वो बाकी बार बालाओं जैसी आम लड़की लगने का दिखावा करती थी, लेकिन असल में वैसी नहीं थी। तो कैसी थी? बाय द वे, तब उसे मालूम था कि डिम्पल मिर्चू चेलानी की खास समझी जाती थी। मालूम था। जब सबको मालूम था तो उसे क्यों न मालूम होता। लेकिन उसे ये भी मालूम था कि वो और बार बालाओं की तरह ग्राहकों को रिझाने लुभाने का कारोबार नहीं करती थी। उन्हें ड्रिंक्स पर पैसा खर्च करने के लिए उकसाने के अलावा वो और कुछ नहीं करती थी। कबूल। अब उसी बात पर पहुँचो कि जैसी दिखती थी वैसी नहीं थी तो असल में कैसी थी। डिसेंट लड़की थी, सांभरात बाला थी। ओह, लेकिन उसके फ्लैट में से 10 ग्राम हीरोइन बरामद हुई थी। मतलब क्या हुआ इसका? ये कि वो डिसेंट लड़की, वो सांभरात वाला ड्रग एडिक्ट फिर भी थी। तुम वो बात छोड़ो, तुम पहले हीरोइन की मिकदार की तरफ तवज्जो दो। सॉरी, 10 ग्राम नंबर 4 अनकट हीरोइन की खुदरा कीमत 1 लाख रुपए होती है। वो प्योर न हो, रूटीन में बिकने वाली पुड़िया की किस्म की हो, तो भी उसकी कीमत 30-35 हज़ार से कम न होगी। यूजर के पास इतनी मिकदार होना क्या बड़ी बात है? नहीं है, लेकिन वो यूजर नहीं थी। क्या? शी वॉज नॉट ए हीरोइन एडिक्ट, लेकिन उसकी जान पर नीडल से बने पंचर के निशान फर्जी थे, केवल बारबालाओं को गुमराह करने के लिए। उन पर, हर किसी पर ये गलत इम्प्रेशन बनाने के लिए थे कि वो ड्रग एडिक्ट थी। कमाल है। और ड्रग एडिक्ट की तरह वो हीरोइन की पुड़िया खरीदती थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की जगह घर में एक जगह स्टोर करती रहती थी। लेकिन ऐसा वो करती क्यों थी? जब सारिका सक्सेना को शक हुआ था कि वो ड्रग एडिक्ट नहीं थी, ड्रग एडिक्ट होने का सिर्फ बहाना करती थी, तो उसने भी यही सोचा था कि ऐसा वो क्यों करती थी। पड़ताल से कोई वजह समझ में न आने पर उसने उससे सीधे बात करने का फैसला किया और अपने उस फैसले के तहत एक रात उसके घर पर पहुंच गई। उसने तब तक इमारत के बाहर छुपकर इंतजार किया था जब तक कि उसका एस्कॉर्ट, जो कि खुद चेलानी था, उसे छोड़कर न चला गया। उसके बाद वो डिम्पल के फ्लैट पर पहुंची और उसके रूबरू हुई। उसने डिम्पल को बताया कि वो जानती थी कि वो ड्रग एडिक्ट नहीं थी। वो किसी मिशन के खातिर मिर्चू चेलानी के क्लब में दाखिला पाई थी और वो ज़रूर किसी दुश्मनों का भेदिया थी। फिर उसने डिम्पल को उसकी पोल खोल देने की धमकी दी। जवाब में डिम्पल गिड़गिड़ाने लगी और दरखास्त करने लगी कि वो ऐसा न करे।
वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि वो किसी का बेदिया नहीं थी। वो जो कुछ कर रही थी अपनी जाति हैसियत में कर रही थी। सारिका ने उसकी बात पर यकीन न किया तो डिम्पल ने रिश्वत देकर उसका मुंह बंद करने की कोशिश की। रिश्वत देकर 30,000 रुपये पेश किए। सारिका ने रिश्वत कबूल न की और जिद की थी वो असल किस्सा बयान करे। मरता क्या न करता के अंदाज से डिम्पल तैयार तो हुई, लेकिन साथ में उसने सारिका को ये धमकी भी दी कि अगर उसने उसकी सुनी कोई बात आगे कहीं दोहराई तो वो उसको जान से मार डालेगी। और वो कोई खोखली धमकी नहीं थी। सारिका कहती थी कि उसका वो धमकी जारी करने का अंदाज ऐसा था कि एक बारगी तो वो डर ही गई थी। फिर डिम्पल को आश्वस्त करने के लिए उसने वादा किया कि वो कोई बात आगे किसी के सामने नहीं दोहराएगी। बताया क्या डिम्पल ने? मैं उतावले स्वर में बोला। सुनो क्या बताया। डिम्पल ने बताया कि उसका एक छोटा भाई था जो बुरी सोहबत में पड़कर बिगड़ता जा रहा था। वो हीरोइन का नशा करने लगा था और उसका आदी होता जा रहा था। डिम्पल ने उससे वो लत छोड़ देने की बहुत मुनहार की, लेकिन भाई ने उसकी एक न सुनी। फिर डिम्पल ने उस शख्स को तलाश किया जिससे कि वो हीरोइन हासिल करता था और उससे प्रार्थना की कि वो उसके भाई को हीरोइन मुहैया करना बंद कर दे। वो न माना तो वो उस धंधे के टॉप बॉस के पास पहुंची और उसने अपनी प्रार्थना उसके सामने दोहराई। बॉस ने आगे अपनी शर्त खड़ी कर दी कि उसे उस मेहरबानी की कीमत अदा करनी होगी। क्या कीमत? सोचो खुद। डिम्पल। बिल्कुल, डिम्पल को वो कीमत अदा करना कबूल हुआ। भाई की भलाई के लिए कबूल हुआ। भले घर की लड़की थी फिर भी वो कुर्बानी देने को तैयार हो गई। उसने अपने आप को बॉस के हवाले कर दिया जिसने उसको खूब नोचा खसूटा निचोड़ा, जी भरकर इस्तेमाल किया, लेकिन बदले में भाई के लिए एक उंगली भी न हिलाई। ओह नो! एन यही हुआ। फिर भाई का क्या अंजाम हुआ? लत को फाइनेंस करने के लिए एक पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश की, जिसके दौरान सिक्योरिटी गार्ड की गोली खाकर मारा गया। तब डिम्पल ने क्या किया? उसने क्या करना था? आगे जो किया बॉस ने किया। भाई की वजह से उसका बहन पर होल्ड था। भाई मर गया तो उसने बहन को दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। वो बाहर न करता तो लड़की खुद बाहर हो जाती। उसने भाई की खातिर इस शख्स के हवाले होना कबूल किया। जब भाई न रहा तो फिर हवाला कैसा? बिल्कुल, ये बात वो शख्स भी समझता था, इसलिए उसने लड़की को पहले दरवाज़ा दिखा दिया। कोई टॉप का कमीना आदमी रहा होगा। सारे मवाली ऐसे होते हैं। उनमें इंसानियत जैसी कोई शय बाकी हो तो मवाली क्यों बने? दुरुस्त। तुम डिम्पल की बात करो। उस सदमे के बाद यही गनीमत हुई कि उसने भी अपनी जान न दे दी, लेकिन उसने वो शहर छोड़ दिया। कौन सा शहर? कहाँ का वाक़या है ये? मुंबई का। मुंबई छोड़कर वो यहाँ दिल्ली आ गई। उसने खुद ऐसा कहा था। हाँ, सारिका की याददाश्त बहुत उम्दा थी। वो कोई बात भूलने वाली नहीं थी। बोली, मुंबई से सीधा दिल्ली आई। बीच में कोई पड़ाव न किया। उसने किसी पड़ाव का जिक्र नहीं किया था। बस यही कहा था कि उसने मुंबई से किनारा किया था और दिल्ली आ गई थी।
मंशा क्या थी उसकी? जो ट्रेजेडी उसके भाई के साथ और खुद उसके साथ हुई थी, उसको भुला देना चाहती थी या कुछ और करना चाहती थी? कुछ और करना चाहती थी। उसके जेहन में एक स्कीम थी जिस पर अमल करके वो बिग बॉस से बदला उतार सकती थी। क्या स्कीम थी? बिग बॉस की दास्ता बनके उसके साथ रहती, वो हीरोइन के धंधे की कई बारीकियां बाप गई थी। ये तो वो जान ही गई थी कि मुंबई में वो धंधा कैसा चलता था। बाहर की भी कुछ बातों की उसे खबर हो गई थी। उन बातों में से एक बात ये थी कि दिल्ली में हीरोइन का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रेड ड्रैगन क्लब था। उसे कोई ऐसी जानकारी थी तो उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से दो वजह से न गई। एक तो उस पर खुद का बदला लेने की धुन सवार थी और दूसरे बिग बॉस के साथ रहने से वो जान गई थी कि उस धंधे में मुखबरी करने वालों का क्या अंजाम होता था। उसको पुलिस प्रोटेक्शन देती। कब तक? महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल। कभी तो वो प्रोटेक्शन हटाई जाती। प्रोटेक्शन जब भी हटाई जाती उसका काम हो जाता। तुम ये नहीं जानते हो कि भाई लोगों ने मुखबिर को सिर्फ मौत की सज़ा ही नहीं देनी होती और लोगों के लिए एक मिसाल भी कायम करनी होती है जिससे उन लोगों को इबरत हासिल हो और मुखबरी का ख्याल तक करने की किसी की मजाल न हो। वो फिर कहीं शिफ्ट कर जाती, कहीं भी शिफ्ट कर जाती। भाई लोग उसे पाताल से खोज निकालते। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं ठीक ही कह रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत केस देखे हैं। हीरोइन के धंधे के मुखबिर को कभी नहीं बख्शा जाता, कहीं नहीं बख्शा जाता। आगे बढ़ो। 6 महीने पहले वो लड़की दिल्ली पहुंची। उसने अपना नाम बदलकर डिम्पल कोठारी रखा और मिर्चू चेलानी की क्लब में बार पाला बन गई। वो चुपचाप ये समझने की कोशिश करने लगी कि कैसे मुंबई से हीरोइन वहाँ पहुँचती थी, कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट होती थी और वो कौन लोग थे जो सप्लायर और पेडलर थे। उसका कहना था कि वो सारा ऑपरेशन समझ चुकने के बाद उसकी मंशा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर को और पुलिस के कमिश्नर को उस बाबत बराए सबूत गुमनाम चिट्ठियां लिखने की थी। खुद को गुमनाम रखने की तमन्नाई उस लड़की को वो तमाम बातें सारिका सक्सेना के आगे दोहराना कबूल हुआ। ये हैरानी की बात नहीं, कोई ख़ास हैरानी की बात नहीं। उसने ये सब सारिका के आगे दोहराना तभी कबूल किया जबकि उसे यकीन आ गया कि सारिका एनसीबी की अधिकारी थी और जब उसने सारिका से अपने राज को राज रखने का वादा ले लिया। आई सी। और पीडी साहब, ये कहानी तुम्हारी इस थ्योरी की भी बुनियाद हिलाती है कि डिम्पल का कत्ल इसलिए हुआ था ताकि वो बाद में होने वाली सारिका के कत्ल की बुनियाद बनाता, ताकि एक मिसाल कायम होती, एक पैटर्न बनता। एक स्टोरी से जाहिर है कि कत्ल की असली वजह ये थी कि विनोद बत्रा, डिम्पल कोठारी और सारिका सक्सेना दोनों की असलियत जान गया था और इसलिए दोनों का ही खात्मा जरूरी था। प्रत्यक्ष में मैंने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन असलियत ये थी कि मैं उस थ्योरी से आश्वस्त नहीं था। मैं उस कहानी से आश्वस्त नहीं था जो सिक्का कहता था कि डिम्पल ने सारिका को एक मजबूरी के तहत सुनाई थी। वो कहानी जरूर फर्जी थी जो डिम्पल ने सारिका से पीछा छुड़ाने के लिए बड़ी होशियारी से हाथों हाथ कर ली थी। लेकिन साफ जाहिर था कि
वो लोग उस कहानी से संतुष्ट थे। इसलिए डिम्पल की बाबत जो मैं और सिर्फ मैं जानता था, उसको उजागर करने की जिम्मेदारी से मैं मुक्त था, जो कि मेरे लिए सुविधाजनक बात थी। बहरहाल प्रत्यक्ष में बोला, डिम्पल के साथ तो बुरी ही हुई। मुखबरी की सजा से बचने के लिए उसने इतना प्रपंच रचा और विनोद बत्रा जैसे ड्रग ट्रेड में बेहैसियत शख्स का शिकार बन गई। लगता है आज की दुनिया में इंसाफ कहीं नहीं और किसी के लिए नहीं। सिक्का बोला, मिसाल विनोद बत्रा की है। मुंबई के 22 लोगों की प्रोटेक्शन के लिए उसने डिम्पल को ख़त्म किया या करवाया, और उसका इनाम उसे क्या मिला? 22 लोगों ने उसको ठोक देने का हुक्म जारी कर दिया। दूसरे, इतना खून खराबा इसलिए हुआ कि उन लोगों के हीरोइन ऑपरेशन की पोल न खुले, जबकि वो पोल पहले ही खुल चुकी थी। डिम्पल जो कुछ भी जान पाई थी, वो बाजारिया सारिका ब्यूरो तक पहले ही पहुंच चुका था। अब उस लड़की की मेहनत जाया नहीं जाएगी। यादव बोला, अब पुलिस का कहर बहुत लोगों पर टूटेगा। बढ़िया, मैं बोला, लेकिन एक बात अभी भी स्पष्ट नहीं हुई। कौन सी? तुम्हें तो मालूम ही है। मैंने कबूल किया कि डिम्पल का कत्ल विनोद बत्रा ने किया था या करवाया, लेकिन कत्ल के बाद उसकी लाश को उसके फ्लैट में ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? ये एक पेचीदा काम था जिसको अंजाम देने वाला देख लिया जा सकता था और फिर लाश के साथ पकड़ा जा सकता था। मेरा सवाल ये है कि ऐसा बेईमानी, गैर ज़रूरी रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी? भाई, मौजूदा हालात में, जवाब सिक्का ने दिया। असली वजह तो अब शायद कभी मालूम नहीं हो पाएगी, लेकिन एक अंदाज़ा मैं फिर भी लगा सकता हूँ। क्या? ये कि शायद बत्रा का कत्ल के वक्त और उसकी जगह पर कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसा माहौल शायद नहीं बन पाया था कि कत्ल उसके मनमाफिक जगह पर मनमाफिक वक्त पर हो पाता। तुम्हारा मतलब है कि जो हुआ एकाएक हुआ? हाँ, एकाएक उसे मालूम हुआ कि डिम्पल उन लोगों के खिलाफ कितनी खतरनाक जानकारी जमा कर चुकी थी। वो किसी भी क्षण पुलिस का रुख कर सकती थी, या फिर उन दोनों में कोई रूबरू तकरार हुई होगी जिसमें ये उजागर हुआ होगा कि वो लड़की तो उसको बर्बाद कर सकती थी। बहरहाल बत्रा को उस खतरे को फौरन एलिमिनेट कर देना निहायत ज़रूरी लगा होगा। बोलो, हो सकता है या नहीं? हो सकता है। हो सकता है तो समझ लो कि लड़की को हीरोइन का ओवरडोज जबरन देकर आनन फानन खत्म किया गया, और फिर लाश की उसके फ्लैट में बरामदी इसलिए ज़रूरी समझी गई ताकि ये समझा जाता कि उसने वो ओवरडोज खुद अपने आप को इंजेक्ट किया था। अगर लाश किसी अंधेरी गली में, किसी खाली मैदान में या ऐसी किसी और लावारिस जगह पर पड़ी पाई जाती, तो पुलिस कभी यकीन न करती कि वो एक ड्रग एडिक्ट का खुद अपने हाथों हुआ अंजाम था। इसलिए लाश की उसके अपने घर में बरामदी ज़रूरी थी, और इसलिए लाश को वहां पहुंचाने का रिस्क लिया गया। वो व्याख्या कमज़ोर थी, लेकिन उस कमज़ोर व्याख्या से उसका संतुष्ट होना मुझे सूट करता था। इसीलिए मैं खामोश रहा। उन दोनों अधिकारियों को वो व्याख्या कबूल थी, तो जाहिर था कि अब डिम्पल कोठारी की गुज़श्ता ज़िंदगी के बकिए कोई नहीं उधेड़ने वाला था। कोहली, थ्योरी के आधार पर जो खाका खींचा जाता है, उसमें कई
छोटे मोटे छेद हमेशा ही रह जाते हैं, लेकिन उनसे खाका बिगड़ नहीं जाता। आई एग्री सर। लेकिन अब स्टोरी की स्टार अट्रैक्शन का तो जिक्र करो। स्टार अट्रैक्शन, खास बात, महा खास बात। उस बिग बॉस का तो नाम लो जिसने लड़की की अस्मत लूटी, जो उसके भाई की मौत की वजह बना और जिससे लड़की बदला उतारना चाहती थी। जब उसने सारिका को सब कुछ बताया तो ये तो हो नहीं सकता कि उसने उस शख्स का नाम न बताया हो। नाम जानना चाहते हो? हाँ, पीछे रेड ड्रैगन में मैं जान से जाने से बाल बाल बचा। वहाँ बतरा चेलानी के साथ मुझे भी शूट कर सकता था। समझ लो कि यूँ तुमने मुझे उस खिदमत का इनाम दिया। कोई हर्ज तो नहीं है उस शख्स का नाम तुम्हें बताने में, क्यों यादव साहब? यादव ने सहमति से सिर हिलाया। तो बताते क्यों नहीं हो? मैं बोला, बताता हूँ। उस शख्स का नाम अलेक्स पाब्लो है। मैं सकपकाया। फिर मेरे ज्ञान चक्षु खुले। जिस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं था, उसके लिए मेरा मन प्रशंसा से भर उठा। किस खूबी से उसने सारिका सक्सेना को उल्लू बनाया। कैसी शानदार, कैसी विश्वसनीय कहानी परोसी थी उसने सारिका सक्सेना को उससे पीछा छुड़ाने के लिए। उस कहानी को और भी मोहरबंद कहानी कहने वाली की हत्या ने कर दिया था। अलेक्स पाब्लो का नाम लिया जाने के बाद अब सिर्फ मैं जानता था कि वो कहानी न सच थी न हो सकती थी। उस लड़की का कोई भाई नहीं था। जिस शख्स को वो अपनी बर्बादी के लिए जिम्मेदार बताती थी, वो उसका पिता था। कैसे वो कहानी सच हो सकती थी? तो फिर वो क्यों बार बाला बनी? क्यों ड्रग एडिक्ट न होते हुए भी उसने स्थापित किया कि वो थी? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती थी, क्योंकि उसका सपना टूटा था, क्योंकि आत्मपीड़न से किसी को सजा देना चाहती थी। कहाँ खो गए? मुझे सिक्का की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें बिग बॉस का नाम मालूम है? मैं बोला, तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं, फिर भी वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं है? क्योंकि गायब है। उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है, लेकिन वो एनसीबी की मुंबई शाखा को, मुंबई पुलिस को किसी को ढूंढे नहीं मिल रहा। क्यों ढूंढे नहीं मिल रहा था? इसका जवाब सिर्फ मेरे पास था, क्योंकि वो मुंबई में नहीं था। मेरे से मिल चुकने के बाद वो उल्टे पांव मुंबई वापस लौटना चाहता था, लेकिन नहीं लौटा था, क्योंकि किसी तरीके से मुंबई से दिल्ली में ही उसके पास खबर पहुंच चुकी थी कि उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका था। और अब सिर्फ मुझे मालूम था कि दिल्ली में वो कहाँ छुपा हुआ था। उसकी गिरफ्तारी पर कोई इनाम है? मैं बोला, नहीं है। सिक्का बोला, लेकिन तुम तो यूँ कह रहे हो जैसे कि कोई इनाम होता तो तुम उसे चुटकियों में गिरफ्तार करा देते। इसे यादव बोला, ऐसे इनाम बटोरने का चस्का लग गया जान पड़ता है। पहले भी 50,000 के इनाम के ही पीछे था। मैं फरमाइशी हंसी हंसा। आजकल धंधा मंदा है। मैं बोला, बल्कि है ही नहीं। ऐसी गिरफ्तारियों पर इनाम तब घोषित किए जाते हैं जब गिरफ्तारी की नॉर्मल संभावनाएं और तरीके तमाम के तमाम फेल हो जाते हैं, जो कि नहीं होंगे। सिक्का बोला, वो गिरफ्तार होके रहेगा। जो छोटी मछलियां गिरफ्तार होगी वो देखना, गागा के बताएंगी कि
वो कहाँ छुपा हो सकता है। बढ़िया। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। अब मुझे इजाज़त है। सिक्का ने यादव की तरफ देखा। यादव ने तनिक हिचकिचाते हुए सहमति से सिर हिलाया। दोनों अफसरान का अभिवादन कर मैं वहाँ से रुखसत हुआ। मोबाइल की बजती घंटी ने मुझे सोते से जगाया। सुबह सवेरे फ़ोन करने वालों को कोसते मैंने आंखें खोली। फ़ोन की बगल में ही घड़ी पड़ी थी। जिस पर मेरी निगाह पड़ी तो मैंने पाया कि 10:30 बजे थे। इतना टाइम हुआ देखकर सबसे पहले मैंने फ़ोन करने वाले को कोसना बंद किया और फिर फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव की। राइज एंड शाइन। मुझे अपनी सेक्रेटरी रजनी की आवाज़ सुनाई दी। क्या है? मैं बोला। अभी मालूम पड़ता है कि क्या है। कोई बहन जी पहलू में हो तो पहले उसे रुखसत कीजिए। उसके घर वाले तलाश कर रहे होंगे। मिसिंग पर्सन ब्यूरो में पहुंच गए तो आपको प्रॉब्लम होगी। यही बताने के लिए फ़ोन किया। मैं चिढ़े स्वर में बोला। नहीं तो टीवी में 8 बजे की न्यूज़ में माइनस आपकी सूरत। काफ़ी चर्चा था आपका। आप खैरियत से तो हैं? खैरियत से हूँ और तेरी खैरियत आसमानी बाप से नेक चाहता हूँ। आगे सूरत अहवाल ये है कि मुझे सुबह 5 बजे सोना नसीब हुआ था। इसलिए तू भी कहीं जाके मर और मुझे सोने दे। मैंने राइज एंड शाइन भी कहा था। लगता है आपने सुना नहीं। सर, शाइन आप करे न करे, राइज तो आपको होना पड़ेगा। इस पर उसके लहजे में संजीदगी थी। क्या बात है? फिर मैं भी संजीदगी से बोला। पंचकुला से फैक्स आया है। भेजने वाले का नाम आदेश चुल्का है। मैं संभल कर बैठा। क्या लिखा है फैक्स में? मैं बोला। पढ़ के सुनाऊं या आपके पास भेजूं? बेजू बोला। लेके आऊं कहते नहीं बना। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ऑफिस को ताला लगाना पड़ेगा। पीछे कोई क्लाइंट, कोई पेइंग कस्टमर वापस चला गया तो? ठीक है, ठीक है, पढ़ के सुना। बल्कि पहले ये बता कि तूने पढ़ लिया। हाँ, पढ़ना ही था। आखिर मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। उसमें पुखराज सिंगला के बारे में क्या है? काफ़ी कुछ है, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं है जो उसके खिलाफ जाती है। जो भी है सब अच्छा अच्छा है। कोई बखेड़ा नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, कोई पंगा नहीं। पढ़कर हैरानी हुई कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोगों का वजूद होता है। हैरानी की बात थी कि हर कोई जिस शख्स को क्लीन चिट दे रहा था, आदर्श व्यक्ति बता रहा था, सिर्फ एक अंजुला भार्गव की निगाह में वो क्रूक था। फैमिली के बारे में कुछ है? खाली माँ का जिक्र है, बीबी का नहीं। नहीं, शादी उसने गुड़गांव आके की होगी, शायद इसलिए। हो सकता है माँ पंचकुला में होगी, हो सकता है। वैसे फैक्स में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। फैक्स पूरा पढ़ के सुना। उसने सुनाया। आखिरी पैरा फिर पढ़। मैं उत्तेजित भाव से बोला। उसने पढ़ा। ओके थैंक्स। मैं बोला। आप ऑफिस आ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं। मैंने कहीं और जाना है। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया और टॉयलेट में दाखिल हो गया। 15-20 मिनट मुझे तैयार होने में लगे। फिर मैंने सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी में कॉल लगाई, जो कि स्विच बोर्ड ऑपरेटर ने रिसीव की। माई नेम इज़ सुधीर कोहली। मैं बोला। आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। आई वॉन्ट टू स्पीक टू मिस्टर सिंगला ऑन एन अर्जेंट मैटर। आई विल पुट यू टू हिज ऑफिस। मिस्टर कोहली,
तुरंत बाद मुझे सिंगला की एफटीवी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपनी दरख्वास्त दोहराई। मिस्टर कोहली, वो व्यवसाय सुलभ स्वर में बोली। मिस्टर सिंगला इस वक्त बिजी हैं। मुझे आंसरिंग मशीन की रिकॉर्डिंग जैसा जवाब नहीं चाहिए मैडम मंगलसूत्र। मैं शुष्क स्वर में बोला, मैं खुद बहुत बिजी हूँ। मिस्टर कोहली, यू आर बीइंग रूड। आई कैन बी वर्स एंड अनसिविल एंड अनरीजनेबल। आई कैन बी स्टिल वर्स। आई डोंट अंडरस्टैंड। डोंट ट्राई टू पुट मी टू यूर बॉस। लेकिन अपने बॉस को बोलो, अभी उसके पास चॉइस है। चॉइस मेरे से बात करने की या पुलिस से बात करने की। कुछ क्षण खामोशी रही। प्लीज़ होल्ड ऑन। कुछ क्षण बाद वो बोली। फिर आखिरकार सिंगला लाइन पर आया। कोहली, वो बोला, क्या बात है? तुम कौन सी चॉइस की बात कर रहे हो? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस वक्त मेरे पास इम्पोर्टेंट क्लाइंट बैठे हैं जिनके साथ मेरी मीटिंग लंच के बाद तक चलेगी। उसके बाद मैं फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं। तुम नहीं जानते हो कि आज मैं कितना मशरूफ़ हूँ। 1 घंटे में अगर मेरी आपसे मुलाकात न हुई तो बहुत जल्द एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास वक्त ही वक्त होगा। खामोशी छा गई। एक्सप्लेन। फिर वो बोला, करूँगा, लेकिन फ़ोन पर नहीं, रूबरू। कोहली, मैंने कहा न, या आपको या पुलिस को, फिर मीडिया को। आपके और फाल्गुनी पावले के संदर्भ में मेरे पास पंचकुला से हासिल हुई एक टिप है। उसकी बाबत पहले अखबार में पढ़ना पसंद करेंगे या टीवी पर देखना पसंद करेंगे? तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो लीड स्टोरी में पान में लौंग की तरह श्रीमती गायत्री सिंगला भी चढ़ी होगी। फिर खामोशी छा गई। ये ब्लैकमेल है। फिर वो बोला, बराबर है। अब बोलिए, कहाँ मुलाकात होगी? मेरे घर। वो कहाँ है? उसने मुझे सुशांत लोक का एक पता बताया। 1 घंटे में, मैं चेतावनी भरे स्वर में बोला, और फिर मैंने संबंध विच्छेद कर दिया। सुशांत लोक में पुखराज सिंगला का बंगला बहुत आलीशान निकला। वो एक बहुत बड़े प्लॉट के बीच में खड़ा था जिसके गिर्द सलीके से तराशी गई झाड़ियों की 4 दीवारी थी। मैंने भीतर जाकर कॉल बेल बजाई। मुख्य द्वार तुरंत खुला और मुझे चौखट पर खड़े संजीता सूरत पुखराज सिंगला के दर्शन हुए। उसके होठ बिछे हुए थे, भवें सुकड़ी हुई थी और पेशानी पर बल थे। मुझे देखकर उसकी सूरत पर स्वागत का कोई भाव न आया। वो खामोशी से एक तरफ हटा। मैं भीतर दाखिल हुआ। वो मुझे एक ऐसे कदरन बड़े कमरे में ले आया जिसकी एक दीवार में शीशे का विशाल दरवाज़ा था जो कि आगे टेरेस पर खुलता था। वहाँ फर्नीचर के नाम पर एक सोफ़ा सेट था और दराजों वाली एक टेबल और एक चेयर थी। उसने मुझे बैठने को न बोला। अब बोलो, वो उतावले स्वर में बोला, क्या चाहते हो? कमरे में एक आतिशदान था जो कि सजावटी था, क्योंकि उसे देखकर लगता नहीं था कि उसमें कभी आग जली थी। मेरे से सवाल करता, खुद वो आतिशदान से कोहनी टिकाकर खड़ा था। हमारी पहली मुलाकात के दौरान मैं बोला, आपने मुझे एक कहानी सुनाई थी जो कि सुनने में निहायत संजीदा और सच्ची जान पड़ती थी, लेकिन एकदम सच्ची नहीं थी। उसमें झूठ का पैबंद था। अच्छा, जी हाँ, तुम मेरी किसी बात पर यकीन करने को बाध्य नहीं हो। समझो, मैंने तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाई थी।
समझो मेरी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई थी। किस्सा खत्म। किस्सा इतनी आसानी से खत्म होने वाला होता तो मैं यहाँ न होता। तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। खामखा मैं तुम्हारी बातों में आ गया। तुम अब भी जा सकते हो। मुझे मालूम है, ये भी मालूम है कि कहाँ जा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको अपनी सफाई में कुछ कहने का एक मौका देना चाहता हूँ, ताकि आपको गिला न रहे कि आपको मौका न मिला और मुझे गिला न रहे कि मैंने जल्दबाजी से काम लिया। तुम मुझे मुझे मौका देना चाहते हो। हाँ, किस बात का मौका देना चाहते हो? बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपको अंदाजा बराबर है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको ये अंदेशा भी बराबर है कि मेरा कहा आपको रास नहीं आने वाला। इसी वजह से आप यहाँ हैं। आपको मेरी धमकी यहाँ नहीं लाई, खुद अपने मन का चोर यहाँ लाया है। वरना अपने मुलाकातियों को छोड़कर, अपनी मसरूफियात से किनारा करके आप यहाँ दौड़े न चले आए होते। कहिए कि मैं गलत कह रहा हूँ। वो खामोश रहा। आपने आज सुबह टीवी पर वो खबर देखी होगी जो पिछली रात रेड ड्रैगन नाइट क्लब में हुए खून खराबे के बाबत थी। उसने सहमति में सिर हिलाया। वो खबर देखकर आपने ज़रूर ये समझ लिया होगा कि सब किस्सा खत्म हो गया था। पुलिस की तसल्ली हो गई थी कि उस वारदात से पहले जो रहस्यमयी मौतें हुई थी उनमें भी ड्रग के धंधे में लगे लोगों का ही हाथ था, किसी और का हाथ नहीं था। आपको तसल्ली हुई होगी कि अब आपको नागवार गुजरने वाली किसी बात के तार आपसे नहीं जोड़े जा सकते थे। तुम्हारा इशारा किस बात की तरफ है? मेरा इशारा डिम्पल कोठारी नाम की उस लड़की की तरफ है जो कि अपने फ्लैट में हीरोइन के ओवरडोज से मरी पाई गई थी। मेरा दावा है कि अखबार के जरिए, टीवी के जरिए आप उस वारदात से ताल्लुक़ रखती हर बात से वाकिफ़ रहे होंगे। वो क्या बड़ी बात है, कोई भी रेगुलर अखबार पढ़ने वाला या टीवी न्यूज़ देखने वाला उस वारदात से वाकिफ़ हो सकता है, बिलाशक। लेकिन आपको उस न्यूज़ में स्पेशल इंटरेस्ट था। खामखा सिर्फ आप इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि दिल्ली में जो डिम्पल कोठारी मरी थी वो असल में फाल्गुनी पावले थी। उसने चेहरे पर हैरानी के भाव लाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। फाल्गुनी वो लड़की थी? वो बोला, नहीं नहीं, तुम्हें मुगालता लगा है। वो लड़की भला फाल्गुनी कैसे हो सकती थी? वो तो कोई चीप बारबाला थी। वो वही थी। मैं भड़क कर बोला, जो तूने उसे बनने पर मजबूर किया था। साले दगाबाज लंपट। उसकी मुट्ठियाँ भिंचने लगी। एक क्षण को मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे पर झपटने लगा हो। तुमने मुझे गाली दी। वो दांत पीसता बोला। दगाबाज कहा, लंपट कहा, बराबर कहा और दुरुस्त कहा। नाउ कम ऑन, हिट मी, हिट मी। हाथ उठा मेरे ऊपर, ताकि और कुछ नहीं तो फाल्गुनी के खातिर मुझे तेरा हुलिया बिगाड़ने का बहाना मिले। उसने वैसी कोई कोशिश न की। फिर उसमें अप्रायश्चित परिवर्तन आया। उसकी नकली दिलेरी हवा हो गई और वो यूं पिचक कर रह गया जैसे गुब्बारे की हवा निकल गई हो। उसने आतिशदान का आसरा छोड़ा और दम से एक सोफे पर ढेर हुआ। कैसे जाना? फिर उसके मुंह से निकला, आदेश चुल्का से जाना। वो कौन है?
मैं किसी आदेश चुल्का को नहीं जानता। वो तुम्हारे होम टाउन पंचकुला में मेरी तरफ प्राइवेट डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव? हाँ, और मेरी दरख्वास्त पर उसने तुम्हारी फुल रिपोर्ट जारी की है। वही रिपोर्ट उसने 6 महीने पहले यहाँ की एक लड़की को भी दी थी। उसे उस लड़की का नाम याद नहीं, लेकिन वो फाल्गुनी ही हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी जो पोल मुझे आज मालूम हुई है, पंचकुला के पीडी आदेश चुल्का के सदके वो फाल्गुनी को 6 महीने पहले मालूम थी, और वही उसकी तुम्हारी जिंदगी से और इस शहर से एकाएक पलायन की वजह थी। अच्छा उल्लू बनाया तुमने उस मासूम लड़की को। नहीं नहीं, वो फुसफुसाया, ऐसा न कहो। कैसा न कहूँ? न कहूँ कि तुमने उसके जज्बात से खिलवाड़ की, न कहूँ कि तुमने अपनी फर्जी व्यथा कथा सुनाकर उसकी हमदर्दी हासिल की और उसका सब कुछ लूट लिया। न कहूँ कि अपनी मजबूरी को तुमने उसके खिलाफ ऐसा हथियार बनाया जिससे उसका जिस्म ही नहीं, उसकी आत्मा भी आहत हुई। ना कहूँ कि तुमने एक भोली भाली नेकबख्त लड़की की आस्था को अपनी वासना से दागदार किया। न कहूँ कि तुमने उससे कभी मोहब्बत न की, मोहब्बत का नाटक रचकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया। न कहूँ कि उससे शादी करने की तुम्हारी मंशा कभी थी ही नहीं। शादी का जिक्र आया तो उसके और अपने बीच में अपनी पागल बीबी को खड़ा कर दिया, शहीद करके उसकी हमदर्दी बटोरी। एक ऐसी पागल बीबी तुम्हारे गले बंधी हुई है जो ठीक नहीं हो सकती थी, और जिसकी उस हालत के लिए खुद किए एक एक्सीडेंट की सूरत में, क्योंकि तुम जिम्मेदार थे इसीलिए उसको उस हालत में छोड़ देने का फैसला करके गौर पाप का बागी नहीं बनना चाहते थे। अरे बदबख्त इंसान, अब मैं जानता हूँ कि जिस एक्सीडेंट का तुमने जिक्र किया था वो कभी हुआ ही नहीं था। तुमने कभी शादी नहीं की थी, तुम्हारी कोई बीवी नहीं है। नर्सिंग होम में भर्ती जिस लाइलाज पागल औरत को तुम अपनी बीवी बताते हो, वो असल में तुम्हारी माँ है। श्रीमती गायत्री सिंगला तुम्हारी बीबी का नहीं, तुम्हारी माँ का नाम है। वाह, क्या खूब दिमाग लड़ाया एक नादान लड़की को उल्लू बनाकर उसकी हमदर्दी बटोरने के लिए, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए अपनी माँ को अपनी बीबी बना दिया। शादी की जिम्मेदारी से बचने के लिए पागल माँ को हथियार बनाया। ये कथा सिर्फ फाल्गुनी से की थी या ऐसे और भी कई लड़कियों का खाना खराब कर चुके हो? उसने आहत भाव से मेरी तरफ देखा। हवस के गुलाम, ऐसे क्या देखता है? तुम बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो, उसको गलत रंग में रंग रहे हो। अच्छा, मैं जरा सुनूं कि सही रंग कौन सा है। उसने उत्तर न दिया। बात को गलत रंग में किसी और ने नहीं, खुद तुमने रंगा है। शुरू से रंगा है, शाह काले रंग से रंगा है जिस पर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। झूठ का जाल फैलाकर तुमने एक अति भावुक लड़की का दिल तोड़ा और उसके फाल्गुनी पावले के डिसेंट किरदार को डिम्पल कोठारी के चीप किरदार में डलने पर मजबूर किया। तुमने उस लड़की का दिल तोड़ा और उसे पतन की राह पर धकेला। तुम्हारा इंसाफ करना अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा का हकदार ठहराता, लेकिन अफसोस कि
लड़की के साथ जैसा छल तुमने किया वो कानून की किसी धारा के तहत दंडनीय नहीं है, लेकिन तुमने इतने से ही चैन कर लिया होता तो भी कोई बात होती। तुम्हें तो खून से अपने हाथ रंगने से भी गुरेज न हुआ। उसने एक झटके से सिर उठाया। खून? वो दहशतनाक लहजे में बोला। हाँ, खून, कत्ल, हत्या, मर्डर, कोई और नाम सूझे तो वो भी। लेकिन ये गलत है। मैंने फाल्गुनी का खून नहीं किया। तुम्हारा ये सोचना सरासर गलत है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? जो मुझे दिखाई दे रहा है वो नहीं कहता कि मेरा ये सोचना गलत है। फाल्गुनी एक भली लड़की थी, जज्बाती लड़की थी, इसलिए उसके ख्वाब भी शरीफ और जज्बाती लड़कियों जैसे थे। वो घर चाहती थी, परिवार चाहती थी, जो कि उसे तुमसे हासिल होता दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो तुम्हारे साथ बने ताल्लुकात से आजीज आती जा रही थी। उन हालात में उसे तुम्हारी नीयत पर शक हुआ। एक पागल औरत से पहले से शादीशुदा होने का जो झंडा तुमने खड़ा किया हुआ था उस पर शक हुआ। उसने तुम्हारी पड़ताल का फैसला किया। अपनी उस कोशिश में उसका संपर्क पंचकुला में आदेश जुल्का से बना, जो कि डिटेक्टिव था और जो सुनो 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 प्लीज़ सुनो। अगर आदेश जुल्का ने तुमसे कहा है कि फाल्गुनी मेरी पड़ताल कर रही थी तो गलत कहा है। फाल्गुनी का मुझ पर पूरा भरोसा था। उसने कभी मेरी किसी बात पर शक नहीं किया था। इसीलिए बजाले खुद उसे मेरी कोई पड़ताल करने का ख्याल आया हो, ये हो ही नहीं सकता था। उसके दिमाग में मेरे खिलाफ ये जहर उसकी फ्लैटमेट ने भरा था, अंजुला भार्गव ने। हाँ, शक की निगाहों से मुझे फाल्गुनी नहीं वो कमबख्त लड़की देखती थी। वो लड़की अंजुला भार्गव मेरे खिलाफ थी, क्योंकि वो फाल्गुनी को अपनी बहन मानती थी और बहन को प्रोटेक्ट करना अपना फर्ज मानती थी। वो शुरू से ही फाल्गुनी से मेरे ताल्लुकात के खिलाफ थी। नतीजन मेरी जो भी पड़ताल की थी उसने की थी। ये बात उसके खुराफाती दिमाग में आई थी कि अगर मेरे अतीत को टटोला जाता तो उसमें से ऐसी कोई बात जरूर निकलती जिसके जरिए वो फाल्गुनी को मेरे खिलाफ भड़का पाती। तुम ये कहना चाहते हो? मैं अनिश्चित भाव से बोला कि तुम्हारी पागल माँ की बाबत फाल्गुनी को उसने बताया था। हाँ, फाल्गुनी को तो ऐसा कोई कदम उठाने का ख्याल तक नहीं आ सकता था। वो तमाम करतूत अंजुला भार्गव की थी। उसी ने फाल्गुनी को सब बताकर ऐसा आश्वस्त कर दिया था कि उसने मुझे तो अपनी सफाई देने का कोई मौका ही नहीं दिया था। सफाई? क्या सफाई देते? उसके सामने कबूल कर लेते कि उसकी अस्मत लूटने के लिए उसे अपनी हवस परस्ती का मुतवातर जरिया बनाए रखने के लिए तुमने अपने शादीशुदा होने की बाबत उससे झूठ बोला था। कबूल करते कि हकीकत जानकर उसे जो गहरा सदमा लगा है उसके लिए तुम जिम्मेदार थे। तुम समझने की कोशिश करो। तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं मालूम था कि वो मामूली बात इतना आगे बढ़ जाने वाली थी। मामूली बात? तुमने किसी के विश्वास की हत्या की, ये मामूली बात थी? तुमने उसे पतन की राह पर धकेला, जिस पर आखिरकार उसकी जान गई, ये मामूली बात थी? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कोशिश न ही करो तो अच्छा होगा। फिर भी कुछ समझाना चाहते हो तो ये समझाओ कि
क्यों कत्ल के इल्ज़ाम में तुम्हें फांसी पर नहीं टांग दिया जाना चाहिए? क्योंकि मैंने कत्ल नहीं किया, तुमने नहीं किया, तो किसने किया? किसी ने भी नहीं। तो फिर वो मरी कैसे? मैं बताता हूँ। असल में जो हुआ उसे हूबहू तुम्हारे सामने दोहराता हूँ। हुआ ये था कि तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने कॉल रिसीव की। कोहली आवाज़ आई। पंचकुला से जुल्का बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारा फैक्स मिल गया है। मुझे मालूम है मिल गया है। तुम्हारा चेक डाक में है। नेवर माइंड दैट। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या मुझे उस लड़की का नाम याद आ गया है? 6 महीने पहले गुड़गांव से फ़ोन करके जिसने तुम्हारी तरह मेरे से पुखराज सिंगला के बाबत जानकारी चाहिए थी। दैट्स वेरी गुड। क्या याद आया? उसका नाम अंजुला भार्गव था। तुमने उसे वो सब बताया था जो कि तुम्हारे मुझे भेजे गए फैक्स में है। हाँ, शुक्रिया दोस्त। इसकी कोई एडिशनल फीस चार्ज करना चाहते हो तो? नो नो, नो एडिशनल फीस। आई हैव ऑलरेडी चार्ज यू इनफ। थैंक यू। मैंने मोबाइल बंद करके जेब के हवाले किया। कम से कोई तो बात थी जिसकी बाबत उसने सच बोला था। अब मैं उम्मीद कर सकता था कि वो आगे जो भी कहता सच कहता। अब बोलो क्या कहने जा रहे थे? मैं बोला क्या हुआ था? उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे भूल गया हो कि वो क्या कहने जा रहा था या जो कहने जा रहा था उसे कहाँ से शुरू करने वाला था। उसी कन्फ्यूजन के तहत वो बोला, मैं दगाबाज होने की तहमत कबूल करता हूँ, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। खून से हाथ रगड़ने की मेरे सामने कोई वजह ही नहीं थी। मैं उसके साथ जीवन का आनंद उठाना चाहता था, लेकिन शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने पागल बीबी वाली कहानी गढ़ी थी। मेरी माँ सच में पागल खाने में थी, लेकिन किसी को उससे मिलने नहीं दिया जाता था। बड़ी हद तक कोई उसे फासले से देख सकता था और उसकी खस्ता हालत और मुड़े सिर की वजह से कोई भी समझ सकता था कि असल में वो उस हाल तक पहुंची कोई जवान औरत थी जो लंबी बीमारी के थपेड़े खाती बुढ़ी लगने लगी थी। फाल्गुनी खुद नर्सिंग होम न पहुंच जाए, इसीलिए एक दिन मैं ही उसे वहां ले गया था। उसने फासले से मेरी माँ को देखा था तो उसे जरा भी शक नहीं हुआ था कि वो कोई उम्रदराज औरत लग रही थी ही उम्रदराज औरत। उस नज़ारे के बाद मेरे लिए उसकी हमदर्दी दोबाला हो गई थी। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था और चलता रहता, अगरचे कि अंजुला भार्गव ने तू कौन में खामखा की तरह बीच में भांजी न मारी होती। उसने अंजुला की बात पर ऐसा मुकम्मल यकीन किया कि मेरे से कोई औपचारिक सफाई मांगने तक की कोशिश न की। सफाई मांगने से क्या होता? कुछ न होता, लेकिन जिसकी बाबत बात हो उससे उसकी तस्दीक तो की जाती है ना। कोई तस्दीक की जरूरत न समझे तो फिर भी असल में तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो कि वो इस बाबत तुमसे बात करती तो शायद तुम फिर उसे कोई जज्बाती पुड़िया देने में कामयाब हो जाते। तुम्हारा अकीदा शायद इस थ्योरी पर है कि मर्द से उल्लू बनना औरत की नीति होता है और जो औरत एक बार उल्लू बन सकती है तो वो दोबारा भी बन सकती है। उसने उत्तर न दिया। कोई उत्तर होता तो देता। खैर आगे बढ़ो। उस रहस्य उद्घाटन के बाद तो आनन फानन शहर छोड़कर चली गई। फिर पहले तो मुझे यही पता न चला कि वो चली गई थी,
2 दिन बाद पता चला तो ये न सूझा कि हमेशा के लिए चली गई थी, लेकिन आखिरकार तो सूझना ही था, इसलिए सूझा। सूझा तो यकीन न आया। फिर ये न सूझा कि कहाँ चली गई। दाएं बाएं पूछताछ की, अंजुला भार्गव तक से पूछा तो कोई कुछ न बता सका। हार कर कोशिश छोड़ दी। फिर 6 महीने पहले मेरे पास एक आदमी का फ़ोन आया जो बोला कि वो जानता था कि जिस लड़की की मुझे तलाश थी वो कहाँ थी और वो उस बाबत मेरे से बात करना चाहता था। मैंने उससे मुलाकात की तो उसने मुझे बताया कि दिल्ली के रेड ड्रैगन क्लब की बारबाला डिम्पल भार्गव ही असल में फाल्गुनी पावले थी, जिसने दिल्ली पहुंचकर अपना नाम बदल लिया था। वहाँ वो नया घटिया धंधा अख्तियार कर लिया था। फिर बोला, मेरे जैसे प्रतिष्ठित आदमी को, वीआईपी को इस चालू ड्रग एडिक्ट बारबाला के साथ अपना नाम जोड़ना कैसा लगेगा। अपनी बात का उसने कोई सबूत पेश किया। हाँ, उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो बार में और बारबालाओं के साथ डांस कर रही थी। मैंने तस्वीर में उसे बखूबी पहचाना। इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो फाल्गुनी पावले थी, जिसका नाम वो शख्स डिम्पल कोठारी बताता था। लेकिन तस्वीर से फिर भी धोखा हो सकता था। ये बात मैंने उससे कही तो वो मुझे रेड ड्रैगन क्लब लेकर चलने को तैयार था। आप गए। हाँ, वहाँ तस्वीर वाली बारबाला को देखा। हाँ, वही थी। हाँ, देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि अभी 4 महीने पहले गुड़गांव में क्या थी और अब दिल्ली में क्या बन गई थी। सिर्फ 4 महीनों में फाल्गुनी ने अपनी ऐसी हस्ती मिटाई थी, ऐसा काया पलट किया था कि यकीन नहीं आता था। लेकिन यकीन तो आना ही था। हाँ, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रणाम की जरूरत नहीं होती है। हाँ, लिहाजा हमारी पहली मुलाकात में आपने झूठ बोला था कि आपको आज तक नहीं पता था कि वो वहाँ थी। हाँ, वो क्या है कि जाने दीजिए, आगे बढ़िए। फिर क्या हुआ? आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला व आखिरी भाग अगले अंक में। आपको अगर यह नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।